हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन प्रेजेंट्स जॉब टेक टॉक विद रंजन। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम लोग बात करते हैं अबाउट वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स, ए जेई लेवल के जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के जितने स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है, उनकी प्रेजेंट नोटिफिकेशन लेके मैं आता हूं आप सभी के साथ बात करने के लिए अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल्स। और आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग जॉब प्रोवाइडेड बाय द इंडियन एयरफोर्स, और इसका नाम है एफकैट 2021। इस एग्जामिनेशन का नाम है एफकैट 2021। दैट मींस द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर अपकमिंग सेशन। ये जॉब नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आया हुआ है, और मैं बता दूं कि ये इंडियन एयरफोर्स का जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्लेटफॉर्म है, और उस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी अलग कुछ स्कीम है, और कुछ नॉन टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ अलग स्कीम आई हुई है, फ्लाइंग ब्रांच के बच्चों के लिए कुछ स्कीम आई हुई है। तो इस सभी स्ट्रीम्स के लिए ये जॉब वैकेंसी आ चुकी है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, और 1 दिसंबर से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को, पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आज के इस सेशन में पूरी तरह से एफकैट के बारे में बात करने आया हूं मैं, अबाउट द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और करते हैं कुछ जॉब टेक टॉक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एफकैट 2021 दैट इज द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2021 जो है आपके लिए क्या क्या लेके आया है, क्या है इसके अंदर, क्या तरीका है इसकी तैयारी करने के लिए, किस तरीके का सिलेबस आपको देखना है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरीके की मार्किंग होती है, सब कुछ बताऊंगा आपको इसी सेशन के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ लगातार। देखते हैं, देखो एफकैट बेसिकली है क्या चीज है। जैसे मैंने आपको बताया, एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट है जो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जो फेब और अगस्त वगैरह के ड्यूरेशन के आसपास, अगस्त सितंबर के ड्यूरेशन के आसपास आपको देखने को मिलता है। क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं तो आपके लिए यहां पे पॉसिबल है। ठीक है मैं आपको बता दूं, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, चाहे फ्लाइंग की बात करो या ग्राउंड ड्यूटी की बात करो, इन सभी केसेस में आपको क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इंपॉर्टेंट थिंग ये है, दिस इज प्योरली फॉर बी टेक स्टूडेंट्स, टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर टेक्निकल की बात करूं और नॉन टेक में जाओगे तो फिर नॉन टेक में अलग अलग स्ट्रीम्स है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी अलग अलग सब स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए है। ठीक है, टेक्निकल जो है वो सिर्फ एक ही जगह एप्लीकेबल है, दैट इज प्योरली फॉर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के अगर आप उसके लिए आप एलिजिबल हो, आप उसके लिए ऑप्ट करना चाह रहे हो, देन यू कैन गो फॉर द टेक्निकल सेक्शन। ठीक है, आप टेक्निकल पे जा सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो ये जो जॉब वैकेंसी है ना, इसमें दोनों टाइप की कमीशंस होती हैं। ये परमानेंट कमीशंस भी रखते हैं, और एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन भी, एसएससी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो एसएससी जेई वाला अलग है और इसका एसएससी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। दिस एफकैट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, यानी फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो भी सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। आप लोग भी एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन एज वेल। तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है ये। परमानेंट कमीशन भी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है, जबकि परमानेंट सर्विस कमीशन का एक रिटायरमेंट एज जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, और हाँ, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में एक और ये भी चीज आपको मैं बता दूं कि वो एक्सटेंडेबल नहीं होता है। अगर आपकी सर्विस पीरियड जब एंड हो जाती है तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यूजुअली अदर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर पॉसिबल होते हैं। ठीक, फॉर बोथ द टेक्निकल एंड नॉन टेक रोल्स। इस बार जो वैकेंसी आई हुई है, दैट हैज बीन रिलीज्ड फॉर 235 पोस्ट, 235 वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही जल्दी अभी। और इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड ऑन 1st of December एंड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल द फॉर्म अप टू 30th of December, यानी 30 दिसंबर तक का टाइम मिलेगा आपको ये फॉर्म्स को फिलअप करने का। 1 दिसंबर से आपकी इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस भी बता दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, और वो आपको गाइड कर देगा अप टू इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप बिल्कुल उसको चेक कर लेना तुरंत के तुरंत। तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि आप राइट फ्रॉम 1st of December आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो बिना लेट किए आप तुरंत इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए पूरी चीजों को, और तुरंत ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तो चैलेंजिंग जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, मजा आएगा। मतलब जितने जो यूथ हैं उनके लिए तो फेवरेट जॉब होती है कि डिफेंस सेक्टर्स में जाना है, और टच द स्काई विद ग्लोरी का स्लोगन अगर आप दिल से समझते हैं, मानते हैं, तो एयरफोर्स इज जस्ट फॉर यू ओनली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
एफ कैट की एंट्री का स्कीम क्या क्या है, एफ कैट की एंट्री का तरीका क्या क्या है, मतलब कौन कौन से स्कीम है, क्या क्या तरीके हैं। अगर आप एनसीसी के थ्रू जा रहे हैं तो, और आप जनरल कैंडिडेट नॉर्मल अगर आप जा रहे हैं विदाउट एनी एनसीसी एक्सपीरियंस, तो आप किस तरीके से इसमें जा रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर स्कीम है। एफ कैट फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास है एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन और 69 पोस्ट वहां पे अवेलेबल है। ये कोर्स का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मैन एंड वीमेन दोनों के लिए अवेलेबल है। ग्राउंड ड्यूटी फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, अगेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड के लिए भी होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं तो परमानेंट कमीशन फॉर 27 एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन इज 40, ठीक है। इतने सब पोस्ट अवेलेबल है। मेल के लिए अगर मैं बोलूं तो परमानेंट कमीशन 12 एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन इज 17, इतने पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। कोर्स का नंबर दिया हुआ है, आप इसकी और ज्यादा डिटेल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, ठीक है। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री का जो स्कीम है उसके हिसाब से 10% सीट्स जो है फ्लाइंग की आउट ऑफ दैट सीडीएससी वैकेंसी फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफ कैट वैकेंसी जो है वो रिजर्व रहती है, वो इसके लिए फिक्स्ड रहती है, ठीक है। चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन हो या परमानेंट कमीशन हो, फॉर बोथ द केसेस। आगे अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एफ कैट 2021 जो है इसका बेसिक्स क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बता दूं कि रिटन एग्जाम से शुरुआत होगी आपकी। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, क्या स्कीम होगी, क्या पैटर्न होगा, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ध्यान से देखना पूरा का पूरा वीडियो टिल द एंड। लिखा हुआ है इसमें द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एफ कैट रिटन एग्जामिनेशन, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, पीपीडीटी दैट इज द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट एंड इंटरव्यूज। ये सारा सेशन पूरा कंप्लीट करते हुए उसके बाद आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि डिफेंस का सेक्टर है तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स का अप टू द मार्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो आपको बिल्कुल सेल्फ अज्यूम्ड होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो ये सारा स्टेज पार करने के बाद आपके पास फिर ऑप्शन आता है कि आप जो है वो ग्राउंड ड्यूटी में जा रहे हैं, फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग वैसा सिलेक्शन होता है, ठीक है। अलग अलग एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जो है, एएफएसबी सेंटर्स जो है, वहां पे आपकी फिर ट्रेनिंग होती है। आगे चल के बहुत सारा कुछ स्कीम है। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जो है वहां पे आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। फिर एएफए वगैरह जो है, जो एयरफोर्स एकेडमी है, वहां पे आपकी फिर पूरी ट्रेनिंग कंडक्ट होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी उस अकॉर्डिंग वैसी प्लेसमेंट्स होती है। तो डिस्कस करेंगे इन चीजों को भी। आगे बात करूं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बेसिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप बीटेक के बैकग्राउंड से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। 12th आपका कम से कम 50% एंड अबव रहा है फिजिक्स और मैथ्स में, और बीटेक 4 ईयर कंप्लीट कोर्स आपने किया हुआ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अगर किया हुआ है, इंस्टीट्यूट से, और मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स या उसके अबव का है, जिसके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं वो जो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जितनी मेंशन्ड होंगी आपके पूरे के पूरे उस इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में आपने उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, उसकी स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स पे मार्क्ड रहती है। तो वो सारा कुछ अगर आपने आपके सिलेबस स्कीम में रहा है तो डेफिनेटली आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और एनसीसी वाले अगर आप कैंडिडेट हैं, अगर आपने एनसीसी का सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट अक्वायर किया हुआ है, इसका भी कुछ लिमिट दिया हुआ है, तो मिनिमम 60% ऑफ ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 ग्रेजुएट्स विद मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन। 3 इयर्स का डिग्री कोर्स जो है, मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स जो है वो वहां पे एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। एफ कैट की एज लिमिट की बात करूं मैं अगर, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 इयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए, जो कि एकदम रिसेंट नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2022 जो है इस ड्यूरेशन के हिसाब से बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बीच का बॉर्न अगर आप हो, उस ड्यूरेशन के बीच का बर्थ अगर आपका है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हो। और ग्राउंड ड्यूटी की मैं अगर बात करूं, जहां पे टेक और नॉन टेक दोनों ही एप्लीकेबल हैं, तो इसके लिए 20 to 26 इयर्स की एज लिमिट होती है, क्योंकि टेक और नॉन टेक यानी 4 ईयर कोर्स अगर आपने कुछ किया हुआ है, टेक की बात कर रहा हूं, तो उस ड्यूरेशन में आपकी एज लिमिट बढ़ जाती है एंड दैट बिकम्स अप टू 26 इयर्स। तो ये आपकी फाइनल लिमिट होती है, ठीक है। एज ऑन 1 जनवरी 2022 यानी इस तारीख को जब देखा जाएगा तो तब आपकी एज जो है वो 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप टेक ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, टेक या नॉन टेक दोनों के लिए। दैट इज बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1996 टू 1 जनवरी 2002। क्लियर है, ठीक है। और बोथ द डेट्स इंक्लूसिव है, तो वो तो पता ही होता है आपको। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जल्दी से बात करते हैं, जिसका आप वेट कर रहे हो इतनी देर से, तुरंत इसको आपके लिए डिस्कस कर देता हूं मैं, ठीक है। तो एफ कैट के कैंडिडेट्स, ये बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचो कि आपका स्टार्टिंग में जो है वो ऐसा रहेगा कि कोई बहुत ज्यादा कुछ टफ चीज हो रहा है या इंटरव्यू ऐसा सब तुरंत हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपके लिए क्या होगा, सबसे पहले ये ऐसे 2 पेपर के फॉर्म में आपको दिलाना होता है। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए ऑप्ट करते हो तो आगे चल के ईकेटी टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसका सिलेबस भी आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं। तो इनिशियली क्या होता है, आपका जो पेपर 1 जो है वो फॉर ऑल द ब्रांचेस है, कॉमन पेपर एक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है देखो, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
ये जो पूरा पोर्शन है ना जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपने और भी अलग अलग AE लेवल के एग्जाम के भी पोर्शंस में देखा होगा, जो मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया हुआ था कि जहां पे ये सब पोर्शन होते ही है। डिटेल में और बता दूंगा मैं कि इसके अंदर भी क्या क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल इंजीनियर रीजनिंग का पोर्शन हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो गया, और मिलिट्री एप्टीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है दूसरे AE लेवल के एग्जाम के पेपर की तुलना में कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 100 होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन को करेक्ट अगर आपने आंसर किया, मतलब फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 3 मार्क्स, ठीक है। एंड फॉर एवरी, देखो हर सही आंसर का तो मैंने बता दिया आपको कि 3 मार्क्स मिलेगा, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट -1। ये इसकी मार्किंग स्कीम है, एकदम क्लियर रखो इस चीज को, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर दिलाएंगे आपको 3 नंबर, गलत आंसर ले जाएगा 1 नंबर, 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। टोटल है 100 क्वेश्चन जो आपको 2 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करने होते हैं। इन 2 आवर्स आपको ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इन सारे सिलेबस पोर्शन के अंदर से, जिसमें कि हर सही आंसर के 3 नंबर, तो कुल मिला के हो गया 300 नंबर का पेपर है आपका, और हर रॉन्ग आंसर का -1 हो जाता है। और जो अटेम्प्ट नहीं किया उसका तो फिर कोई डिडक्शन नहीं, कोई मार्क्स काउंट नहीं होता है, ठीक है। जब आप EKT पे जाते हैं, यानी जब आप पेपर 2 पे पहुंचते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, ठीक है। दिस इज EKT, इसी को शॉर्ट में या AFSB की लैंग्वेज में हम लोग इसको EKT पढ़ते हैं, ठीक है। तो EKT जो होता है उसमें आपके ये रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज ME, CSE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CSE, इलेक्ट्रिकल, EC, इन सब के रिस्पेक्टिव ब्रांच वाइज जैसे क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे वहां पे टोटल, और अगेन इंटू 3 के हिसाब से आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 150। मार्किंग स्कीम यहां पे भी एग्जैक्टली सेम है, हर करेक्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिलाएगा, हर करेक्ट आंसर आपको 3 नंबर दिलाएगा, और हर रॉन्ग आंसर आपसे 1 मार्क्स ले जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने का ड्यूरेशन, चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है, दैट इज 45 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो टाइम का लिमिटेशन जो है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो होता है वो एयरफोर्स के एग्जाम में ही होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या मिलिट्री की, आप डिफेंस की किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, उन सब के अंदर टाइम लिमिट की ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, सारी चीजें आपको कितने अच्छे से आती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि तभी बना पाओगे। अगर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है किसी चीज के बारे में, तो आपका बना पाना, उस सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना भी बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है उसके हिसाब से इसका जो मार्किंग पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, उसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन रिटर्न में आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और 450 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होगा। तो उसके हिसाब से आप अपना कट ऑफ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई अभी एग्जाम पैटर्न की बात। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि डिफेंस का पेपर है तो फिर इसकी बहुत सारी क्राइटेरियाज भी होंगे, खूब मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी होंगे, पेपर है, टेक है, नॉन टेक है। देखो इतना सारा नॉन टेक पोर्शन भी मैंने आपको बताया, तो इसके अंदर भी बहुत सारा कुछ कंटेंट होता है, ठीक है, जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो वेरियस अदर जॉब्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि हर जॉब के वाइज इसमें से क्या क्या सिमिलर आपको मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप उसके लिए अपीयर कर सकते हो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे इसके बारे में और चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी चीजें कि आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे पहुंचोगे उस पॉइंट तक, तो वो सब कुछ अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करोगे। तो बताया मैंने आपको 1 दिसंबर से इसकी लिंक ओपन हो जाएगी, ठीक है। 1 दिसंबर से आपको ये मिल जाएगा कि इस वेबसाइट पे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स की, तो आप उस पर जाइए, ये दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे आप जाके विजिट करिए, इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे से आप जाके विजिट करिए, और वहां पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिटेल्ड पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया आपका हाउ टू अप्लाई। इसमें कुछ आपकी इन जनरल कुछ फीस होती है, बेसिकली देखा जाए तो लगभग 250 रुपीज के अप्रोक्सी कुछ फीस रहती है, तो वो आप पे करते हैं और आप फिर इसके लिए एलिजिबल, आप इस पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक। चलिए सिलेबस की बात करते हैं जल्दी से। तो शॉर्ट में आपको मैं यहाँ पे सिलेबस दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर डिटेल में EKT का पूरा सिलेबस रखा हुआ है मेरे पास, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। टेक्निकल पोर्शन जो है दैट इज ऑफ 150 मार्क्स, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कुल मिला के 150 नंबर के होते हैं। दैट इज योर एंटायरली EKT पोर्शन, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट
पोर्शन। तो इसमें आपको कौन कौन सी ब्रांच का पोर्शन दिख रहा है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, ठीक है। जबकि वही नॉन टेक में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। नॉन टेक में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है भाई? नॉन टेक में देखो, सबसे पहले जनरल रीजनिंग है, इतना ये सारा का सारा पोर्शन, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा कुछ जो है ना, परसेंटेज बोलो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब कुछ पोर्शन। तो आप देख सकते हो कि जनरल रीजनिंग का पोर्शन मोर और लेस ये सभी एजेई लेवल के एग्जाम का जो पोर्शन होता है ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेंथ या कोई एकदम नई चीज एकदम नहीं है। आप देख रहे हो ट्रेन एंड बोट स्ट्रीम्स के भी क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन और एज के टेस्ट के जनरल रीजनिंग तो होते ही हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल इंग्लिश है, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है वो उसमें सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह का भी काफी अच्छा रोल होता है, टेस्टिंग ऑफ वोकैब होता है, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, यानी बिल्कुल जनरल लेवल का इंग्लिश। आपका ग्रामर अगर प्रॉपर सॉलिड है, ग्रामर की अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इसको क्लियर आउट करना बहुत ही आसान होता है। इडियम एंड फ्रेजेस वगैरह हो गए, है ना, फिलिंग ऑफ द करंट वर्ड्स हो गया, सेंटेंस का कंप्लीशन हो गया, ये सब पोर्शन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की, आपका देखो मिलिट्री एप्टीट्यूड भी होता है इसके अंदर, और अवेयरनेस की मैं अगर बात करूं तो करंट अफेयर्स से बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन आते हैं जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ये टिप है मेरे तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पढ़ें आप लोग, जरूर उसको ध्यान दें, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि इंडिया का अपना इंडिजीनियस जो फाइटर जेट है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो आप बता दोगे तेजस है उसका नाम। तो ऐसे बहुत सारे सब क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में भी आपको डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं पढ़ना, ये सब तो है ही, सारे के सारे पोर्शन, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इंडिया और वर्ल्ड दोनों के क्वेश्चन होते हैं। इंडिया के क्वेश्चन का वेटेज हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, और उसमें भी डिफेंस के क्वेश्चन का वेटेज भी अच्छा खासा होता है, ठीक। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड पॉलिटी का क्वेश्चन रहता है अपना जनरल नॉलेज पोर्शन के अंदर भी, करंट अफेयर्स के अंदर भी इन सब जो सारे पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, एनवायरमेंट हो गया, बेसिक साइंस हो गया, डिफेंस, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, ये सारे के सारे पोर्शंस आपको यहाँ कवर अप करने होते हैं। इसके अलावा जो नया चीज है दैट इज रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस जनरल रीजनिंग के अलावा कुछ मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है ना, जिसके अंदर आपको कई सारी एनालॉजीज होती हैं, कई सारी डायग्राम्स जो होती हैं ना, जो कुछ ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको देखना होता है, उसके बारे में भी आपको समझना पड़ना होता है। तो ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, है ना, पैटर्न कंप्लीशन, डॉट सिचुएशन एनालिसिस, ब्लड रिलेशन हो गया, मिसिंग फिगर्स हो गया, है ना, इस टाइप के जितने जो पोर्शंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर्स। ये स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर का तो बहुत सारा एक लिस्ट जैसी रहती है, उसमें खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये था इसका इन जनरल जो नॉन टेक का पोर्शन होता है वो। नॉन टेक को काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टेक के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल दिखा दूंगा, और जल्दी से जल्दी मैं आपको इसका तुरंत ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया अभी, कंप्लीट नोटिफिकेशन तो आपका 1 तारीख को पूरा दिख ही जाएगा, 1 दिसंबर को, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमारे पास है उसको भी क्विकली आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एफकैट का आया हुआ है, देखिए आप कुछ इस तरीके का है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ये मिल जाएगा, देखो वेबसाइट लिखा हुआ है आपके पास fcat.cdac.in, इस पे आप जाएंगे, या तो फिर आप करियर indianairforce.cdac.in पे भी जाएंगे तो भी आपको वहां पे ये चीज देखने को मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल ओपन ऑन 1 दिसंबर 2020 एंड क्लोज ऑन 30 दिसंबर 2020। डेट एकदम ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 1 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलअप और 30 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, आप जिसके लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आप इस पे ध्यान दें तो आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आप अपने इंजीनियरिंग की डिग्री का यूज कर सकते हैं। जो भी ऐसे कैंडिडेट जो 24 इयर्स की एज पार कर चुके हैं, उनके पास भी 26 साल की एज पहुंचते तक का ऑप्शन है कि आप लोग इस स्कीम के थ्रू एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इस स्कीम के थ्रू आप उसमें एलिजिबिलिटी प्रूव कर सकते हैं अपनी। आगे देख लेते हैं इसके बारे में और कुछ बेसिक डिटेल। तो ये जो इसमें जो कोर्स आपका कमेंस होगा, जो आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट का भी कोर्स जो होगा, या जिस भी कोर्स के लिए आप जैसे ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट होगा, कमेंस होगा आपका जनवरी 2022 के ड्यूरेशन में। तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर पूरे के पूरे चल रहे हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल में देखा हुआ है। यही सब कुछ मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी कि जो 235 वैकेंसीज हैं वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 235 में कुछ परमानेंट कमीशन की भी है, कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन की भी है, उसमें मेल की भी है, कुछ फीमेल की भी है, कुछ एनसीसी का 10% रिजर्वेशन भी है। तो ये सब कुछ मिला के 235 वैकेंसी आपके अप्रॉक्स आपको मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो एयरफोर्स एफकैट एंट्री, इसमें फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक, ये 3 स्कीम है।
जिसमें से फ्लाइंग के लिए आपको कोई विशेष इंजीनियरिंग की डिग्री की कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। आप उसके लिए कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको फ्लाइंग में जाने के लिए इंजीनियरिंग की ही डिग्री चाहिए। वो टेक में सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राउंड ड्यूटी में आपके लिए कंपल्शन है। यहीं पे टेक्निकल बीटेक की डिग्री आपकी वर्क करती है, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन 69 पोस्ट्स फॉर फ्लाइंग, ठीक है। और यहां पे आपको मैं बता दूं तो परमानेंट सर्विस कमीशन 27, एसएससी जो हो गया यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया 40 इसकी वैकेंसीज है। और वैसे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक का भी हो गया तो उसकी भी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन भी मैं एक काम करता हूं कि आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन भी अवेलेबल हो जाएगी, इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। इतना ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए इस वीडियो के थ्रू इसकी एंट्री समझना, ठीक है। आगे जो लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग। ये परमानेंट सर्विस कमीशन जो है ये किस ड्यूरेशन पे है। एसएससी जो है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है मैन एंड वुमेन, उसका ड्यूरेशन क्या कैसा रहेगा। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मैंने एज लिमिट मैंने क्या किया हुआ है, ये सभी का ना एक समराइज्ड फॉर्म में आपको जो पीपीटी दिखाया उसमें आपको सब चीज समराइज्ड फॉर्म में मिल चुकी है, ठीक है। आप डिटेल नोटिफिकेशन फिर भी रीड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप समझ सकते हैं, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या इसमें मांगा हुआ है ना। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, तो कहां पे आपका ट्रेनिंग होगा। तो एएफए जो अपना हैदराबाद में है ना, एएफए एयरफोर्स एकेडमी जो है जहां पे फाइनल आपकी ट्रेनिंग होती है, दैट इज इन हैदराबाद, वहां पे आपका ट्रेनिंग होगा। कितने वीक्स का होगा, तो 74 वीक्स आपको दिखाई दे रहा है। ऑफ ग्राउंड ड्यूटी जो है, जो टेक्निकल ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी फॉर टेक्निकल स्कीम जो है वो 74 वीक्स का, और ग्राउंड ड्यूटी फॉर नॉन टेक ब्रांचेस 52 वीक्स। तो आप उस अकॉर्डिंग ये पूरा डिटेल इसका सिस्टम जो है उसको पढ़ सकते हैं। पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है 7 सीपीसी जो है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि सैलरी रेंज, सैलरी मैट्रिक्स में आप कहां पे आते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अच्छा सैलरी फिगर आपको दिखाई देगा। लगभग 56,100 से 1,77,500 के अप्रॉक्स का पे बैंड आपको दिखाई दे रहा है। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक है। तो इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सैलरी, इतनी अच्छी चैलेंजिंग जॉब, इतनी बढ़िया लेवल की इंडियन डिफेंस में अगर जाने का मौका मिल रहा है तो दैट इज मोर देन सैलरी, ऐसा मुझे लगता है। इट इज अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग। आपके खुद के अंदर जो एक लेवल ऑफ प्राउड जो रेज होगा जब आप इस जॉब को ज्वाइन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सैलरी मैटर भी करेगी वहां पे। दैट इज बियॉन्ड एनी सैलरी, वो एक फीलिंग वाली चीज है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल जोरदार तरीके से अगर एफर्ट डालना शुरू करें, बिल्कुल सही तरीके से अगर आप इसमें इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग बनाना शुरू करें, तो आपके लिए इस वैकेंसी को, इस जॉब को क्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। टेक और नॉन टेक का पोर्शन हम लोगों ने काफी हद तक डिस्कस किया हुआ है। फिजिकल कंडीशनिंग वगैरह के बारे में भी देखो काफी कुछ डिटेल दिया हुआ है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ लो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हो। बहुत सारा कुछ इसके अंदर पोर्शन है। और लास्ट में देखो दिया हुआ है स्कैन दिस क्यूआर कोड टू अप्लाई। डायरेक्टली आप अप्लाई करने के लिए इस क्यूआर कोड के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो हमको डिस्कस करना था वो था जो मैंने आपको बोला था, ईकेटी का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का जो सिलेबस है, ठीक है, तो क्लियरली इसके अंदर मेंशन्ड है कि 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ठीक है। एंड नो मार्क्स फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो एफकैट जो है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसके केस में देखो इंग्लिश का सिस्टम है पूरा, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने जो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था आप उसमें देख चुके हैं, तो इसको बहुत ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करूंगा। लिखा हुआ है द ईकेटी क्वेश्चन पेपर विल हैव, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए बिल्कुल कि आप तैयारी जो कर रहे हो उसमें कितने क्वेश्चन कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको अटेम्प्ट करना है, वो जानना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी चीज है, ठीक है। तो लिखा ही हुआ है ईकेटी क्वेश्चन पेपर विल हैव 50 questions. It will have 50 questions and the total time allotted for the paper is 45 minutes. It is 45 minutes. ये एकदम क्लियर रखना आप, ठीक है। और फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग की मैं अगर बात करूं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ड्राइंग, ये तो आप सभी के लिए कॉमन रहेगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ये 3 चीज तो हार्ट है जो होना ही होना है। ये 3 चीज आपको एक्सपेक्ट करना ही है। इतना कुछ पोर्शन इसके अंदर के सिलेबस का है डिटेल में, ये भी मैं आपके लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको पीडीएफ का, आप उसको डाउनलोड कर लो, देख लो। देन स्पेशलाइजेशन ब्रांच टॉपिक जो है, इसमें आप देख लो कितने सारे ब्रांच से कितने कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, सब दिया हुआ है इसके अंदर। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, नेटवर्क थ्योरी एंड डिजाइन हो गया, ये सब बेसिक जितनी चीजें हैं ना, ये सब कुछ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी देखो पूरा का पूरा सिलेबस का पोर्शन दिया हुआ है। कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम सिस्टम्स, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एंटीना एंड वेव, रडार,
इंस्ट्रूमेंटेशन और सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले जो है ना, ट्रिपल ई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी क्या क्या सिलेबस का स्कीम है, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इसके लिए, इसके अंदर, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा बेसिक अबाउट द सिलेबस। इसको बहुत ज्यादा मैं डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा आपको, ठीक है। आपको पता ही है कि इस पूरे स्कीम का जितना भी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एग्जैक्ट पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एफकेट वैकेंसी 2021 जो रिलीज हो चुकी है और आपका इंतजार कर रही है कि आप लोग जोरदार तरीके से तैयारी करो। इस पूरी वैकेंसी का पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया हुआ है। आपको अब चीजें क्लियर है तो अब बिल्कुल आपको अप्लाई करना है और तैयारी करना शुरू करना है, प्रैक्टिस सीरीज शुरू करना है। ऑलरेडी मैं बता दूं कि क्रैश कोर्स सीरीज तो अब स्टार्ट हो ही चुकी है, तो बिना किसी कंफ्यूजन के आपको क्रैश कोर्स की सीरीज को भी ज्वाइन करनी है। उसमें भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सभी टीचर्स सभी ब्रांच के फुल ऑन मोड में आपके साथ सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मजा आएगा आपको। सारी सीरीज आप कंटिन्यू कीजिए। अद्वैत एजुकेशन AE and JEE एग्जाम्स आपके साथ है, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज जैसे भी आती जाएगी, हम लोग आपको अपडेट भी करते जाएंगे और टाइम टू टाइम आपको लेटेस्ट और फास्टेस्ट सारी पूरी वैकेंसी की डिटेल और पूरा का पूरा कोर्स आपको इस चैनल पे डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग जॉब वैकेंसी। और आगे आने वाली जितनी भी जॉब वैकेंसीज होगी उसको जॉब टेक टॉक विद रंजन में हम कवर करेंगे और पूरा डिटेल आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे एंड अप करते हैं। मिलता हूं बहुत ही जल्दी आप सभी से। टिल देन थैंक यू वेरी मच।